हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान की फर्स्ट यूनिट वैद्युत स्थितिकी। सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। वैद्युत स्थितिकी कहते कैसे हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश तथा उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है वैद्युत स्थितिकी कहलाती है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है, सिर्फ दो ही शब्द हैं इसमें जो आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, आवेश तथा उसके प्रभाव। यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश तथा उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है वैद्युत स्थितिकी कहलाती है। इस वैद्युत स्थितिकी यूनिट में आपके दो चैप्टर रहेंगे, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। तो सबसे पहले हमें चैप्टर पढ़ना जो है वो है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हमें बात करनी पड़ेगी आवेश की। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं वैद्युत आवेश कहलाता है। ध्यान समझना, सिर्फ दो ही शब्द हैं इसमें पकड़ने वाले, वैद्युत धारा तथा वैद्युत क्षेत्र। यानी किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा तथा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं वैद्युत आवेश कहलाता है। अब हमें समझनी पड़ेगी कि भाई आवेश के प्रकार, कितने प्रकार का आवेश होता है। ध्यान से समझेंगे, किसी भी कोई वस्तु अगर है तो उसकी जो मूल इकाई है वो है परमाणु। किसी भी वस्तु की मूल इकाई है परमाणु। परमाणु के अंदर होता है नाभिक, नाभिक के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी मुख्यतः हमारे पास कितने कण हुए? तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमें सभी को मालूम है इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋणावेश। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? धनावेश। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। दोबारा समझ लेंगे एक बार, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? नेगेटिव, धनावेश, पॉजिटिव प्रोटॉन पे, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। तो इस प्रकार हमने ये देखा जो आवेश है हमारे कितने प्रकार के हैं? सिर्फ दो प्रकार के, ऋणावेश और धनावेश। ठीक, अब आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई ये समझते हैं ध्यान से। ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा वृद्धि के कारण आवेश उत्पन्न होता है। यानी कि जो हमारा आवेश उत्पन्न होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रॉनों की वजह से। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स तो नाभिक के अंदर है, बाहर कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की या तो कमी होगी या फिर वृद्धि होगी, तो उस वजह से हमारा आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अगर कोई वस्तु है, उदासीन वस्तु है, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए तो वो आवेशित हो जाएगी, या उस पर इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो वो आवेशित हो जाएगी। ठीक, अब बात समझते हैं धनावेश कैसे उत्पन्न होगा। किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, ध्यान से समझना, किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश उत्पन्न होता है। यानी कि कोई उदासीन वस्तु है, उसमें से हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। इलेक्ट्रॉन खुद कैसे हैं? नेगेटिव। अगर वो निकल गए तो कौन सा आवेश बन जाएगा इसमें? धनावेश। वस्तु कैसी हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। सेम, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाएं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर दी जाए, तो वहाँ पे कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? ऋणावेश। कोई उदासीन बिंदु है, उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए, इलेक्ट्रॉन खुद कैसे हैं? नेगेटिव, तो कैसा आवेश बना देंगे? ऋणावेश। ठीक, तो हमें एक बात ये वाली समझनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन है, यदि किसी उदासीन वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में कमी होगी, वृद्धि होगी, या सेम रहेगा? द्रव्यमान संरक्षण के हिसाब से तो सेम रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, कमी होगी, द्रव्यमान में कमी होगी। कैसे? देखते हैं। कोई उदासीन वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m, अगर हमें उसे धनावेशित करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। मान लिया उदासीन वस्तु का द्रव्यमान था m, उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इलेक्ट्रॉनों का भी तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो मान लिया कितना है? स्मॉल m। अब ये निकल चुके हैं तो कैपिटल M में से स्मॉल m माइनस हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान होगा। यानी कि धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम। तो इससे हमारे दो नोट पॉइंट निकल कर आए यहाँ पर। यदि किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। यदि किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आवेश की प्रकृति ये तो सभी को मालूम है। पॉजिटिव आवेश क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे। नेगेटिव क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, अब ये समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे आवेश होता कितना है। देखो, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, और एक प्रोटॉन पे आवेश होता है प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। अच्छा, अब हमारा एक क्वेश्चन बनता है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। यानी कि एक कूलाम आवेश बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल में होंगे। देखो, हमें एक चीज़ मालूम है,
एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब हमने मान लिया अपने मन से x इलेक्ट्रॉनों से तैयार होगा हमारा एक कूलाम आवेश। ध्यान से समझना, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, और अपने मन से हमने मान लिया कि x इलेक्ट्रॉनों के साथ तैयार होगा एक कूलाम आवेश। हमने क्या किया, कैंची का गुणा। अगर कैंची का गुणा करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, इधर करेंगे तो x इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो इसको पूरे को भेज देंगे पीछे। तो x इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो x इज इक्वल टू जब पावर ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी पावर, प्लस के 19 मल्टीप्लाई बाई 1/1.6। अगर यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगी। अगर मैं इसे 2 से काटूंगा तो ये 5 बार कटेगा और ये कटेगा 8 बार। तो मैं सीधा सीधा इसे कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 5/8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 19। अच्छा, ध्यान से देखो, मैं इसे ये लिख लूँ 50/8 गुणा 10 की घात 18। एक जीरो यहाँ से कम कर दिया और यहाँ पे एक बढ़ा दिया, तो मैं कहूँगा x इज इक्वल टू 6.25। जब इसे काटेंगे तो ये कटेगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। यानी कि इस बात से ये निष्कर्ष निकला कि अगर मुझे एक कूलाम आवेश बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एक कूलाम आवेश बनाना असंभव है। असंभव इसलिए क्योंकि हवा में तो तैयार होगा नहीं, कोई ना कोई कंटेंट भी चाहिए इसके लिए जिस पर इसे बनाया जा सके, वो बहुत बड़ा होगा, जिसकी चर्चा हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक, अगर हम फॉर्मूला देखें तो बना है Q बराबर Ne। Q जहाँ पे आवेश है, N है हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी वो है क्वांटीकरण का सिद्धांत। ये NCERT का 1.4 क्वेश्चन है, इससे हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे क्वांटीकरण का सिद्धांत होगा क्या। देखो, प्रकृति में इलेक्ट्रॉन आवेश ज्ञात न्यूनतम आवेश है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो सबसे छोटा आवेश माना गया है प्रकृति में, जो हमने पता कर लिया है। तो प्रकृति में इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात न्यूनतम आवेश है, यानी कि जो हम जानते हैं सबसे छोटा आवेश कौन सा है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश सबसे छोटा आवेश है। इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, अतः इसके आवेश को मूल आवेश भी कहते हैं। जब सबसे छोटा यही है, उसे तोड़ भी नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन को आधा इलेक्ट्रॉन और आधा इलेक्ट्रॉन कर दें, ऐसा तो कर नहीं सकते। इसलिए ये इकाई इलेक्ट्रॉन ही बन गया। सबसे छोटा आवेश कौन सा है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि E इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। प्रकृति में यदि कोई वस्तु आवेशित है तो उसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। देखो समझेंगे इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। यदि कोई प्रकृति में उपस्थित आवेशित वस्तु है तो उस पर आवेश है तो या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, या 100 इलेक्ट्रॉनों के आवेश बराबर होगा, या फिर 1000 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगा। लेकिन बात समझने वाली ये है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या फिर डॉट 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 100 या 1000, यानी कि एक पूर्ण गुणज तैयार होगा। ऐसा नहीं हो सकता 2.5 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 1.6 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ऐसा कभी संभव नहीं है। इसी को आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि किस प्रकृति में उपस्थित कोई भी आवेशित वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। इसी को क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला है Q बराबर Ne। Q बराबर Ne, जहाँ N है हमारे पूर्णांक, वही बताइए अभी 1.6, 0.3 भिन्नात्मक संख्या नहीं हो सकती। अच्छा, इसी के साथ अगर हम एक क्वेश्चन देखें तो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। देखो अब इसमें दिख ही रहा है, अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। 1.6 इंटू 10 की पावर -18, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 1.6 इंटू 10 की पावर -20, 1.6 प्लस के 18, प्लस के 19, प्लस के 20 और नन ऑफ दीज। देखो इसमें ध्यान समझने वाली बात यह है, अभी हमने बात करी थी कि प्रकृति में उपस्थित सबसे छोटा आवेश जो है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। देखो -18 19 से बड़ा है, -19 एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है, -20 का मतलब ये हो गया 0.1। ऐसा तो संभव है ही नहीं है इनकी वैल्यू, तो इस वजह से हमारा ये वाला आवेश संभव नहीं है।
कौन सा आवेश संभव नहीं है? ये वाला। इस चैप्टर की नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास कूलाम का नियम। बहुत ही फेमस हेडिंग है ये और काफ़ी पूछी भी जाती है, हमें मालूम होना चाहिए। कूलाम्स लॉ। देखो कूलाम जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एक नियम दिया था आवेशों के बारे में। इन्होंने एक नियम दिया था आवेशों के बारे में। इन्होंने बताया था अगर दो आवेश हैं Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी है R। दो आवेश हैं Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी है R। अगर सेम आवेश हैं यानी कि सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो उनके बीच में बल लगेगा। अगर अपोजिट चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तब भी बल लगेगा। दोनों ही केसों में बल तो लग रहा है, तो उस बल के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। तो कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे जैसे हम आवेश का मान बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे लगने वाले बल का मान भी बढ़ता चला जाएगा। अब सीधी सी बात है भाई, छोटे बच्चे हैं उनके बीच में लड़ाई हो जाए तो कम बल लगेगा, बड़े बच्चे हैं उनके बीच में लड़ाई हो जाए तो ज़्यादा बल लगेगा। दूसरा इन्होंने ये कहा था उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जैसे जैसे उनके बीच की हम दूरी बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे लगने वाले बल का मान कम होता चला जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 व 2, समीकरण नंबर 1 व 2 F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो वहाँ पे क्या आता है? नियतांक आता है। यहाँ पे नियतांक आएगा F इजिकल टू 1/4 F साइन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि 1/4 F साइन नॉट क्या है? यहाँ पे एक नियतांक है। बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार और समझ लेते हैं। दो आवेश हैं हमारे पास Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी है R। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी Q1 Q2 के समानुपाती होगा, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को मिलाएंगे तो हमारा तैयार होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो वहाँ पे नियतांक आएगा 1/4 F साइन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब F क्या है यहाँ पे? बल। तो बल का मात्रक होगा हमारा न्यूटन, विमा होगी हमारी m1 L1 T-2 और राशि है ये सदिश। अब 1/4 F साइन नॉट K का मान दो बातों पे निर्भर करेगा। एक तो मात्रक पे। मात्रक पे कैसे? अगर हमने मात्रक MKS में लिया है तो 1/4 F साइन नॉट का मान कुछ और होगा। अगर हमने मात्रक CGS में लिया है तो इसका मान कुछ और होगा। और दूसरे डिपेंड करेगा ये माध्यम पर। माध्यम पर डिपेंड करने का मतलब ये हो गया हमारे आवेश रखे कहाँ पर हैं। आवेश रखे का मतलब यह है वायु में है तो K का मान अलग होगा। पानी के अंदर रख दिए जाएं आवेश तो उनका मान अलग होगा। अगर रुई के अंदर रख दिए जाएं तो अलग होगा। तो ये डिपेंड करेगा माध्यम पर। ठीक, जैसे अभी हमने बात करी कि MKS पद्धति लेंगे तो 1/F साइन नॉट का मान अलग होगा, CGS पद्धति लेंगे तो 1/F साइन नॉट K का मान अलग होगा। तो उस तरीके से समझ लेते हैं। अगर हम MKS पद्धति में बात करते हैं तो MKS पद्धति में वायु और निर्वात के लिए K की वैल्यू होती है 1 और 1/4 F साइन नॉट की वैल्यू हो जाती है 9 × 10⁹। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, इसका कुछ ना कोई मात्रक भी होगा। मात्रक कैसे समझेंगे? ध्यान से देखो उधर। 1/4 F साइन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मात्रक किसका चाहिए मुझे? इसका चाहिए। तो R स्क्वायर को भेजेंगे ऊपर और Q1 Q2 को भेजेंगे नीचे। F साइन नॉट K यानी कि बल का मात्रक हो गया न्यूटन, इसका हो गया मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 यानी दोनों ही कूलाम स्क्वायर। तो हमारे 1/4 F साइन नॉट का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। कोई समस्या है इसमें? नेक्स्ट, अगर केवल F साइन नॉट की बात करें, केवल F साइन नॉट का मात्रक, ये बहुत पूछा जाता है। F साइन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। वैद्युतशीलता मतलब आवेश कितने अच्छे से फ्लो हो सकता है। F साइन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। 8.85 × 10⁻⁻12। अब मात्रक जो बनेगा क्या बनेगा? इसी को पूरा उल्टा कर देंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर में कूलाम स्क्वायर को उल्टा करेंगे तो कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, विमा। विमा जो होगी हमारी वो बनेगी m1 L-3 T⁴ A2। इसी से फाइंड कर लेंगे। अब CGS पद्धति में K के लिए वैल्यू तो वायु और निर्वात के लिए सेम ही रहेगी, लेकिन
1/4 एफ साइन नॉट का मात्रक हो जाएगा 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेन कूलम स्क्वायर। अच्छा, अन्य माध्यम के लिए के की वैल्यू अलग अलग होगी, वो अभी हम आगे देखेंगे। परावैद्युतांक, अब परावैद्युतांक किसे कहते हैं? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक वही जो अभी हमने के पढ़ा था, यानी कि वैद्युतशीलता होगी किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ध्यान समझेंगे, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। अब अनुपात है, ऊपर भी वैद्युतशीलता नीचे भी वैद्युतशीलता, तो वैद्युतशीलता गल जाएगी तो कोई मात्रक नहीं होगा। जब मात्रक नहीं होगा तो विमा भी नहीं होगी। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक नहीं होता, इसकी विमा नहीं होती। अच्छा, अभी हमने बात करी थी के का मान अलग के लिए अलग अलग होता है। जैसे वायु निर्वात के लिए के का मान 1 होगा, जल के लिए के का मान 81 होगा 81, और धातुओं के लिए के का मान होगा इन्फिनेटिव। ये हमें कुछ वैल्यू हैं जो टूटापन याद करनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर कोई देता है तो वो वैल्यू देगा आपको क्वेश्चन में पुट करने के लिए। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे कूलाम के नियम का सदिश रूप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ बच्चे मानते हैं क्योंकि सदिश आ जाता है इसमें, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। ध्यान समझेंगे, कूलाम के नियम का सदिश रूप है क्या। हमने फॉर्मूला पढ़ा F = 1/4 पाई F sin नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें अब दिशा की तो बात हुई नहीं है, केवल परिमाण की बात हुई है। अगर मुझे इसे दिशा लगानी है तो क्या करना पड़ेगा? F में क्या लगाना पड़ेगा? वेक्टर। यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई F sin नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डॉट R कैप। कैप क्या बता रहा है? दिशा को बता रहा है। आ गई दिशा, लेकिन इतना तो छोड़ ही नहीं सकते इसे। अब ध्यान समझेंगे होगा क्या इसमें फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट एक काम में आएगा। हमें मालूम है कोई भी सदिश जो है वो दो चीज़ों से मिलकर तैयार होता है। एक तो उसमें होता है परिमाण और एक उसमें होती है दिशा, तब जाके तैयार होता है हमारा एक सदिश। ये हो गया परिमाण और ये हो गई दिशा। अब इसमें दिशा चाहिए तो परिमाण को कहाँ भेज देंगे? नीचे। तो वेक्टर जो आर कैप होगा वो होगा अपॉन मॉड आर। अब ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, यानी कि F 1/4 पाई F sin नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसकी जगह पे पूरे इसका मान रख देंगे, वेक्टर R = मॉड R। अब समझने वाली बात ये भी परिमाण है और ये भी परिमाण है। यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात 1 है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये बन जाएगा हमारा F वेक्टर = 1/4 पाई F sin नॉट K Q1 Q2 अपॉन R की घात 3 डॉट R। ये हो गया हमारा सदिश रूप। बस इतना समझना था। एक बार और देख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला है F = 1/4 पाई F sin नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F पे अगर हमने वेक्टर लगाया है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कैप से मल्टीप्लाई। अब कैप की वैल्यू हमने पूरी उठाकर इसमें रख दी। घात 2 है, घात 1 है, घात हो गई 3। ये हो गया हमारा सदिश रूप।